अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने साल 2008 में बाटला हाउस मुठभेड़ के दौरान हुई पुलिस निरीक्षक मोहन चंद शर्मा की हत्या के दोषी आरिज खान को मृत्युदंड सुनाया है। इस फैसले से पुलिस का मनोबल तो ऊंचा हुआ ही है, साथ ही आतंक और उस पर राजनीति करने वालों को भी करारा तमाचा लगा है। बाटला हाउस मुठभेड़ के दौरान इस पर जमकर राजनीति हुई थी। तत्कालीन यूपीए सरकार का नेतृत्व कर रही कांग्रेस ने इसे फर्जी मुठभेड़ करार दिया था। यही नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को तो मारे गए आतंकवादियों की तस्वीर देखकर रोना भी आ गया था। हम आपको याद दिला दें कि साल 2008 में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में 39 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 159 लोग घायल हुए थे, जिसके बाद यह मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ पर कैसे राजनीति हुई, क्यों राजनीति हुई और इस राजनीति से पुलिस बल के मनोबल पर क्या असर पड़ा, इन सब मुद्दों पर मेरे साथ विस्तृत बातचीत के लिए मौजूद हैं राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक श्री बृजलाल। बृजलाल जी, आपका प्रभा साक्षी पर बहुत बहुत स्वागत है। बाटला एनकाउंटर मामले में अदालत का फैसला आ गया है, कैसे देखते हैं आप इसको और पुलिस का मनोबल कितना ऊंचा हुआ है इस फैसले से? इसकी पर जो राजनीति हुई इस पर मैं आऊँगा, लेकिन इस फैसले पर पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहिए। बहुत अच्छा फैसला आया है और फांसी की सज़ा हुई है जी। बटला हाउस के 4-5 जो आतंकवादी थी उसको मैंने उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार करके दिया था जी। और इसमें एक शहजाद था जी। जब बटला हाउस की घटना हुई, इंस्पेक्टर MC शर्मा शहीद हुए जी। तो इसमें 2 तो मारे गए थे, आतिफ अमीन और साजिद। जी। 3 भागे थे, मोहम्मद सैफ, जी। जुनैद और आरिस। जी। ये 3 भागे थे। सैफ जाकर चला गया टीवी चैनल पर, बिल्कुल। और ये आरिस जुनैद भागे। शहजाद और साजाद को मैंने 1 फरवरी 2010 को आजमगढ़ से गिरफ्तार किया था। जी। उसको दिल्ली पुलिस को दिया और जुलाई 2013 में उसको आजम कारावास की सज़ा हो गई। जी। ये दूसरा है जिसको कन्विक्शन हुआ है। जी। अब इसके बाद जब बटला हाउस होता है, जी। इतनी बड़ी घटना होती है, और मैं एक चीज़ बता दूं, बटला हाउस के पहले इन्होंने 13 बड़ी बड़ी घटनाएं इंडियन मुजाहिदीन ने की थी। जी। और वो घटनाएं की थी बॉम्बे लोकल ट्रेन 209 मरे थे, जी। जयपुर ब्लास्ट, अहमदाबाद ब्लास्ट, दशाश्वमेध घात ब्लास्ट, गोकुल चाट, लुम्बिनी पार्क, जी। आपके दिल्ली के सीरियल ब्लास्ट, जी। और इसके अलावा यूपी के कचहरी ब्लास्ट, जी। गोरखपुर ब्लास्ट, जी। संकट मोचन ब्लास्ट जी। बनारस का। जी। इन्होंने करीब 12-13 घटनाएं करके जी। 450 ज़्यादा लोगों को मार दिया था इन्होंने। जी। तो इतने बड़े अपराधी इंडियन मुजाहिदीन के, जी। जो पाकिस्तान के इशारे पर बनवाई गई थी, जी। और इसका जो ये हुआ कि इंडियन मुजाहिदीन है ये इसका हुआ था। मैं ही उस समय ADG लॉ एंड ऑर्डर था, जी। STF ATS का चीफ था। बिल्कुल। 23 नवंबर 2007 को जब इन्होंने लखनऊ, फैजाबाद और बनारस में कचहरी ब्लास्ट किए सीरियल, जी। उसमें 1 दर्जन से वकील और जो लोग आते हैं बादकारी, जी। वो मारे गए थे। और उसी समय उत्तर प्रदेश सरकार ने ATS का निर्माण किया था। जी। मैं पहले STF और मैं पहला ATS चीफ बना उत्तर प्रदेश का, और मैं 4.5 साल उस पद पर रहा। स्पेशल DG हुआ वहीं पर। जी। क्राइम लॉ एंड ऑर्डर का भी हेड था मैं। जी। तो उसमें हम लोगों ने करके, और उसमें हमने 2 मुलजिम पकड़े, खालिद मुजाहिद, तारिक कासमी, आजमगढ़। एक तो इसमें ये पकड़े। अब उसमें सपा ने राजनीति शुरू की। जी। जब समाजवादी पार्टी पावर में आती है 2012 में, तो इन्होंने एक मुसलमानों को अपने वोट बैंक के लुभाने के लिए कहा था कि जो दोषी मुसलमान नहीं, जो निर्दोष मुसलमान जेलों में बंद, उनको हम छुड़ाएंगे। भाई हु आर यू, आप कौन होते हैं? बिल्कुल। एक बार हमने चार्जशीट लगा दी तो कोर्ट का जुरिडिक्शन है, कोर्ट डिसाइड करेगा कौन दोषी है कौन निर्दोष है। बहरहाल इन्होंने राजनीति शुरू की। पहले शुरू किए थे आजमगढ़ मुलायम सिंह जी का और अखिलेश जी का क्षेत्र, लेकिन यहाँ जब ये पावर में आते हैं तो इन्होंने क्या किया कि उस केस को बाराबंकी से हमने गिरफ्तारी किया था कचहरी ब्लास्ट के, इन दोनों आतंकवादियों की, उस केस को वापस ले लिया। अदालत ने कहा भैया कौन सा जनहित है, जहाँ इतने लोग मारे जा रहे हैं आप कह रहे हैं जनहित।
अदालत में वापस नहीं हुआ, उसका ट्रायल शुरू हुआ। जी। उसमें हमारा जो बाराबंकी का प्रोसिक्यूटर था उसको धमकाना शुरू किया, पर भी मत कर, गलत पर भी कर, छोड़ना है। वो नहीं माना तो अखिलेश सरकार ने डीजीसी क्रिमिनल को बर्खास्त कर दिया। जी। उसके बाद हमारा एटीएस का, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का हमारा एक भी था, पीपी श्रीवास्तव, उसको लगाया गया, प्राइवेट लॉयर लगाया गया। इसमें एक और घटना हुई, ये लखनऊ से फैजाबाद गए, फैजाबाद से लौट रहे थे 18 मई 2013 को। खालिद को लू लग गया और बाराबंकी आते आते उसकी मृत्यु हो गई। जब उसकी डेथ होती है तो ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि ये कहा गया, इनके जो मुस्लिम लीडर्स थे और उसमें अखिलेश जी, मुलायम सिंह जी, ये सब इन्होंने जो वोट बैंक की राजनीति शुरू की कि ये तो अब ब्रजलाल थे तो गिरफ्तार किए गए थे, इन्होंने साजिश करके मरवा दिया। मैं उस समय डायरेक्टर जनरल सिविल डिफेंस था, लखनऊ में तैनात था और हमारा पुलिस संगठन नहीं था। तो मेरे खिलाफ 18 मई 2013 को एक सर्विंग डीजी पर देश में पहला एक केस था, मेरे ऊपर मर्डर का मुकदमा कायम किया। कुछ था नहीं, सीबीआई को दे दिया कि सीबीआई जेल भेज देगी। सीबीआई ने कहा झूठा है, उन्होंने 15-20 दिन में लौटा दिया। फिर उन्होंने क्राइम ब्रांच सीआईडी को दिया और वो केस लटकाए रही। मैं तो आईजी लॉ एंड ऑर्डर से डीजीपी रहा उस दफ्तर में, मुझे मालूम होता रहा, ये कहा जाता है केस बनाओ फला, इसको जेल भेजना है। बहरहाल जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है तो मैं उससे मुक्त हुआ। तो एक आतंकवादी केस इंडियन मुजाहिदीन और हुजी से जुड़े हुए, और वो लोग जो कचहरी ब्लास्ट करके 1 दर्जन से ज़्यादा मार दिए थे, उनके राजनीतिक रूप से बचाना तो अलग है, लेकिन आप डीजी के खिलाफ मुकदमा कायम कर रहे हो, उसका परिणाम क्या हुआ? हमारी एटीएस ने, हम लोगों ने अपने कार्यकाल में ना केवल अपने बड़े बड़े केसेस वर्कआउट किए, रामपुर काटा एक केस, उसमें फांसी सजा हो गई है। कचहरी ब्लास्ट, हमने जयपुर ब्लास्ट में एक मुलजिम दिया सलमान छोटू, उसको फांसी सजा हो चुकी है 4 महीने पहले। हमने मौलाना बशर को दिया अहमदाबाद ब्लास्ट में, आज भी जेल में है। तो हमारी एटीएस जो पूरे देश के लिए बढ़िया काम कर रही थी, उसको डिफंक्ट कर दिया गया और बड़ा साफ मैसेज दे दिया गया। जब डीजी के खिलाफ मुकदमा कायम होता है तो साफ मैसेज कि भाई आतंकवादियों की तरफ देखना नहीं। इसलिए अखिलेश समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान वहाँ पर कोई नहीं पकड़ा जाता था, दिल्ली की स्पेशल सेल पकड़ती थी, एनआईए जाकर पकड़ती थी, लेकिन अखिलेश सरकार के समय में वही हमारी एटीएस वो बिल्कुल डिफंक्ट हो गई। और एक इशू, क्योंकि एटीएस चीफ भी रहे हैं, तो हम ये भी समझना चाहेंगे कि ये इंडियन मुजाहिदीन है क्या, गठन कैसे हुआ? इंडियन मुजाहिदीन एक्चुअली यहाँ जो कई घटनाएं हुई वो जैसे मोहम्मद की और दूसरी हुई लश्कर तोयबा का जो हाफिज सईद का ऑर्गेनाइजेशन है। पाकिस्तानियों के सामने दिक्कत ये थी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी कहती थी तुम भारत में आतंकवाद फैला रहे हो, तो इन्होंने सोचा क्यों ना इंडियंस को ट्रेन करके और उनको हम फंडिंग करें, लॉजिस्टिक सपोर्ट दें और उनसे घटना करवाएं जिससे हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को कहने का मौका मिले कि साहब ये तो इंडियन मुसलमान है, वो कर रहे हैं, हमसे कोई मतलब नहीं। अब इसकी शुरुआत जो हुई, एक टेररिस्ट था, बहुत बड़ा क्रिमिनल था, आसिफ रजा खान कलकत्ता, वो 2000 उसको भेजा गया था गुजरात आतंकवादी घटना के लिए, गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तार होने के बाद कस्टडी से भाग रहा था 26 दिसंबर 2001 और इनकाउंटर में मारा गया। उसके भाई आमिर रजा खान ने आसिफ रजा कमांडो फोर्स बनाई और आसिफ रजा कमांडो फोर्स में अमेरिकन कल्चरल सेंटर कलकत्ता में हमला किया था। और वही जो आसिफ रजा कमांडो फोर्स था पाकिस्तान के सहयोग से इंडियन मुजाहिदीन में बदला। उसके जो कर्ता धर्ता थे इकबाल और रियाज भटकल कर्नाटक के और आमिर रजा खान ये कलकत्ता का, और ये तीनों आज भी पाकिस्तान में बैठे हैं और वहीं से बैठ करके जितना ऑपरेशन डायरेक्ट हुआ वो करते थे। इसमें एक कमांड था आजमगढ़ संजरपुर, जिसका कमांडर था आतिफ अमीन, नॉर्थ इंडिया कमांडर। और जितनी बड़ी घटनाएं मैंने कहा जयपुर ब्लास्ट, अहमदाबाद जितनी हुई हैं, वो डॉक्टर शाहनवाज जो इसकी जितने गुर्गे थे, सबसे ज़्यादा आजमगढ़ मॉड्यूल में थे 23 टेररिस्ट। उसके बाद एक साउथ इंडिया का था भटकल और सूरत, उसमें मिलाकर के वहाँ 10 थे, उन्होंने घटनाएं की। और तीसरा था इनका
पब्लिसिटी विंग। तो ये पाकिस्तान इशारे बनी और 23 नवंबर 2007 को जब इन्होंने कचहरी ब्लास्ट किया और टेरर मेल भेजा और अपने को डिक्लेयर किया कि हम होम ग्रोन जिहादी हैं और हम जो है तमाम बहाने, ये दंगे फला दंगे, बाबरी ढांचा था गया, ये बहाना बनाया। एक चीज़ और लिखा बड़ा मज़ेदार कि हमारा लश्कर तोयबा से पाकिस्तान के, हमारा हुजी से, इनसे और ISI से कोई मतलब नहीं है। जानबूझ करके उन्होंने बनाया और उन्होंने जानबूझ को कहा, वो पाकिस्तान की इशारा था कि जिससे ये ना आए कि पाकिस्तान कर रहा है। अब उसके बाद इतनी बड़ी घटनाएं की। अब जब आजमगढ़ हुआ, अब मैं आता हूँ कांग्रेस पर। दिग्विजय सिंह जी ने संजरपुर आजमगढ़ को बना लिया तीर्थ स्थल। बिल्कुल। जितने टेररिस्ट थे जो मारे गए थे वो और जो भागे थे, सबके घरों पर जाते रहे, अपनी सहानुभूति व्यक्त करते रहे, पब्लिकली कहते रहे बटला हाउस झूठा है। वो बटला हाउस जहाँ पर एक 6 गैलेंट्री मेडल के अवार्डी मोहन चंद शर्मा मारे गए हों और उसका एक कांग्रेसी नेता कह रहा है झूठा है, जबकि बिल्कुल चिदम्बरम जी गृह मंत्री थे, उन्होंने कहा नहीं, पुलिस ने सही काम किया है। तो इन्होंने जाकर वहाँ पर इसको झूठा बताया, इन्होंने उनको इकट्ठा किया, उनको मोटिवेट किया और एक इनके इशारे पर एक आजमगढ़ से दिल्ली एक ट्रेन आई थी, उसमें वहाँ के मुस्लिम्स आए थे भर करके जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने। यहाँ तक इन लोगों ने ऑर्गेनाइज कराया। और उसके बाद सलमान खान साहब, सलमान खुर्शीद साहब गए और उन्होंने इलेक्शन मीटिंग में कहा कि बटला हाउस की तस्वीर जब सोनिया जी ने देखी थी तो उनके आंखों से आंसू आ रहे थे और भरे गले से बोली, खुर्शीद साहब प्रधानमंत्री से जाकर मिलिए, कुछ करिए इसमें। तो टोटल इनका था कि हमको टेररिस्ट को बचाना है, वो टेररिस्ट जो भागे हुए थे। और इसके बाद यहाँ तक इन्होंने किया कि जब शहजाद को 2013 में सज़ा हुई तब भी इनका बयान है कि नहीं, मैं इसी सज़ा से एग्री नहीं करता और ये जो है अब भी मैं जुडिशियल इंक्वायरी की बात करता हूँ। लेकिन बड़ी अच्छी बात थी, जिस शहजाद को हमने पकड़ कर दिया उसमें सज़ा हो गई, तो आगे ये तमाम ये तमाशे नहीं कर पाए। लेकिन ये अपने जो कहा था कि मैं अपने स्टेटमेंट पर अड़ी हूँ। ममता बनर्जी वो जामिया नगर पहुँच गई जहाँ बटला हाउस हुआ और उन्होंने कहा कि अगर ये सही हो गया तो मैं संन्यास ले लूँगी। आज मैं ममता जी से कहता हूँ संन्यास तो आप लेंगी नहीं, आप झूठी हैं, लेकिन कम से कम जाकर मोहन चंद शर्मा की पत्नी से, उसके बच्चों से ही माफ़ी मांग लो, देश से माफ़ी मांग लो। लेकिन ये लोग राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक के लिए किस हद तक जा सकते हैं आतंकवादियों की ओपन मदद करने के लिए। और आतंकवादियों की ओपन मदद की अगर हम बात करें तो जिस तरह से पुलिस का मनोबल गिराने का काम आपने बताया कि कांग्रेस ने किया, समाजवादी पार्टी पर भी ऐसे आरोप लगते रहे, खासतौर पे चाहे मुलायम सिंह हो, अखिलेश हो, आपने लंबा कार्यकाल आपका वहाँ पे रहा है, कुछ बता पाएंगे अखिलेश की और मुलायम जी के कार्यकाल के दौरान? अखिलेश को तो बता दिया कि मेरे खिलाफ 18 मई 2013 को मर्डर का मुकदमा कायम किया एक आतंकवादी के मरने पर, और उसका आतंकवादी को जो साथी था उसको 4 केसेज में आजम कारावास हो गया। माननीय मुलायम सिंह जी, मैं मेरठ का SSP होता था। 26 जनवरी 93 को एक शहाबुद्दीन साहब ने उन्होंने कॉल दिया कि मुसलमान 26 जनवरी ना मनाएं। मुसलमानों ने मनाया 26 जनवरी और मैं भी शामिल हुआ। जैसे मैं घर आया तो बम धमाका हुआ इमलियान मेरठ शहर में, बड़ा सेंसिटिव, और उसमें चाइनीज़ ग्रेनेड हमारे PAC की टुकड़ी पर फेंके गए। उनका टेंट लगा था, उसमें हवलदार शर्मा गाजियाबाद PAC के थे, वो मारे गए। एक सिपाही हमारा घायल हुआ। मेरठ सेंसिटिव सारा दंगा होते होते बचा। मैंने उसमें 3-4 दिन में पूरा केस वर्कआउट कर लिया, कश्मीर ट्रेंड आतंकवादियों को गिरफ्तार किया और उसमें पहली बार इस प्रदेश में RDX मिले थे, चाइनीज़ ग्रेनेड मिले थे, प्लास्टिक ग्रेनेड और स्टिक ग्रेनेड। दौराला में एक बस को इन्होंने उड़ा दिया था, वो घटना मैंने वर्कआउट किया। एक PAC के पिकेट पर और हमला किया था जिसमें एक हवलदार का पैर कट के निकल गया था। ये तमाम घटनाएं उससे वर्कआउट हुई, वो सब में चालान किया। 93 के लास्ट में मुलायम सिंह जी
पावर में आ गए और मुख्यमंत्री हो गए। आते ही इन्होंने अपने तुष्टीकरण के राजनीति में उस केस को जिसमें चार्जशीट लगी थी, क्लियर कट आतंकवादी केस, RDX बरामद, चाइनीज ग्रेनेड बरामद, उसको वापस ले लिया। जब ये कोर्ट में गया तो कोर्ट ने अनुमति नहीं दी। उसका ट्रायल हुआ और उसमें भी सभी को आजीवन कारावास की सजा हो गई। तो ये परिवार इन्होंने आतंकवादी पाला, ओपन मदद, और उत्तर प्रदेश में जितने बड़े क्रिमिनल रहे, चाहे अतीक अहमद हों, चाहे मुख्तार अंसारी हों, चाहे उमाकांत यादव हों, चाहे DP यादव हों, मदन भैया हों, कमलेश पाठक हों, अरुणा शंकर शुक्ला अन्ना, और इवन फूलन, ये जितने बड़े अपराधी रहे उनको माननीय बनाने का श्रेय माननीय मुलायम सिंह जी को है। फूलन का भी केस वापस लिया था, वापस लेकर पैरोल पाई, 2 बार सांसद बनी। तो ये जितने बड़े अपराधी इन्होंने पाला, ददुआ, ठोकिया, ददुआ जब जिंदा था उसको बीरप्पन कहा जाता था। उसकी क्वालिफिकेशन थी कि उसके परिवार उसके बेटे वीर सिंह को MLA टिकट दिया, MLA बनाया। उसके भाई बाल कुमार को टिकट दिया, उसको MP बनाया। राम सिंह पटेल, उसका भतीजा, प्रतापगढ़ से MLA बनाया। उनकी क्वालिफिकेशन ये थी कि ददुआ के बेटे और भतीजे, तो जिस अधिकारी ने ददुआ गैंग पर कार्रवाई की उसको हटा देते थे। मेरे समय मुझे प्रसन्नता है, मैं STF चीफ था और मेरे समय में ददुआ भी मारा गया और ठोकिया मारा गया। तो ये तो अपराधियों की ओपन मदद ये करते थे, ये तो जगजाहिर है। लेकिन आतंकवादी की मदद, इससे शर्मनाक काम, ये देशद्रोह की घटना है। और अब तो ये कुछ ऐसा एक कानून बनना चाहिए कि जो लोग इस तरह की मदद करते हैं उनको भी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। ये नहीं कि जो मर्जी आप बोल जाएं, पुलिस का मनोबल गिरा दें। उससे पुलिस का मनोबल इतना गिरा, मेरे ऊपर मुकदमा कायम कर रहे हैं। तो मैं प्रदेश का DGP रहा, मेरी 3 लाख की फोर्स है। मैसेज क्या गया, इनके मनोबल को तोड़ दिया गया। मोहनचंद शर्मा जैसा बहादुर, उस पर आक्षेप की झूठा है, और उस पर करेंगे तो दिल्ली पुलिस पर, उसके मोहनचंद शर्मा जी के परिवार पर क्या बीता होगा। किस तरह इन्होंने मनोबल तोड़ने का काम किया। और आज उनकी पत्नी का मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि आज कहती हैं हमको न्याय मिला है। लेकिन ये लोग इतने ढीठ हैं कि दिग्विजय सिंह जी और सलमान जी वो नहीं जाएंगे, भैया इन दिल्ली में हैं, चलें जरा। सलमान खुर्शीद ने तो अभी ये भी कहा है कि जो मृत्युदंड है उससे बचा जाना चाहिए था। अच्छा, दैट इज टू मच। उन्होंने मृत्युदंड की सजा के खिलाफ बात कही कि ये सजा होनी ही नहीं चाहिए। साहब, इससे बड़ी चीज हरकत कोई जो जिसमें इंस्पेक्टर शर्मा जैसे बहादुर मारा गया हो, और अभी तो तमाम केसेस बाकी हैं। कितने कब तक ये सहानुभूति बरतेंगे। अभी आरिफ जुनैद को तो जयपुर ब्लास्ट झेलना है, अहमदाबाद ब्लास्ट झेलना है, तमाम उसका है, बॉम्बे लोकल ट्रेन्स का है, तमाम घटनाएं हैं। और ये कहना, हम तो कहते हैं भैया कि टेररिस्ट को अगर फांसी के से भी कोई बड़ी सजा है तो मिलनी चाहिए। और यहाँ कह रहे हैं फांसी की सजा ज़्यादा हो गया। तो ये चीज़ें है, इट इज टू मच। और इस तरह से और समझना चाहेंगे आपसे कि आजमगढ़ आतंक का गढ़ कैसे बन गया। और एक चीज़ और भी उस समय लोगों ने फिल्मों में जरूर देखा होगा कि जब दिल्ली पुलिस की एक टीम वहाँ पर पहुँची थी बिना अनुमति लिए, तो यूपी पुलिस वालों ने उनका विरोध करके उनको वापस भेजा था। इसमें कहाँ तक कितनी सच्चाई है और क्यों गढ़, कैसे गढ़ बन गया? नहीं साहब, एक्चुअली आजमगढ़ के लोग ये जितने ये इंडियन मुजाहिदीन के लोग बने, एक्चुअली ये सिम्मी के एक कैडर थे। सिम्मी जो बना उसमें आजमगढ़ के लोग बहुत थे। उसके वो बैन हो गया। तो ये लड़के जो इसमें शामिल हुए वो नए नए लड़के थे, नौजवान, और कोई मदरसे पढ़ा हुआ नहीं था, सब अपर मिडिल क्लास के थे। और वो सब वहाँ से पढ़ने के लिए दिल्ली आए। ये नहीं कि आतंकवादी बन के तब दिल्ली आए। यहाँ जब आए तो आतिफ अमीन ने उनको मोटिवेट किया। डॉक्टर शाहनवाज वहाँ लखनऊ में डॉक्टर था यूनानी का। इन लोगों ने उनको मोटिवेट किया और मोटिवेट करके और इसको ये इंडियन मुजाहिदीन बना। और जितनी देश में घटनाएं, बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, उसको किया। एक चीज़ इन्होंने और कहा कि साहब ये तो निर्दोष हैं, मैं इस पर बहुत बोला हूँ। बटला हाउस के कुछ गिरफ्तार हो गए, मर गए 2, और बाकी भागे कहाँ गए? नेपाल। नेपाल में डॉक्टर शाहनवाज, सलमान छोटू, बड़ा साजिद, असदुल्ला हड्डी, और एक और था
और वो भी है कर्नाटक का भटकल, यासीन भटकल। ये पहुंचते हैं और ये सब वहाँ से ISI ने इनके नेपाली पासपोर्ट बनाए, इनको भेजा पाकिस्तान। पाकिस्तान गए थे थ्रो सरजा, वहाँ गए, हाफिज़ सईद का हेडक्वार्टर है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, वहाँ ट्रेनिंग किया और उसमें सलमान छोटू को लॉन्च किया था नेपाल। और उसकी गिरफ्तारी हमने सिद्धार्थ नगर से किया था, क्योंकि उसको भेजा था हाफिज़ सईद ने कि इंडियन मुजाहिदीन को बाकी भागे हैं, ऑर्गेनाइज करो और फिर आतंकवादी घटनाएं करो। तो मेरी टीम ने उसको गिरफ्तार किया था और जयपुर ब्लास्ट में उसको फांसी की सज़ा हो चुकी है। तो ये सब जो है, तो अब जो बाकी गए वहाँ, हम जितने बड़े टेररिस्ट हैं सबका इंट्रोगेशन किया मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि साहब ये लोग डॉक्टर शाहनवाज बड़ा साजिद अलकायदा में चले गए और उन्होंने एक वीडियो लोड किया था, लायंस ऑफ इंडिया, भारत का नक्शा, हमारा लाल किला, उसके ऊपर एक इस्लामिक फ्लैग ISIS का लैंड करता है और एक लोकेशन में अफ़गानिस्तान के ये मीडियम मशीन गन से फायर कर रहे हैं और कहना जब आएंगे तो हाथों में तलवारें होंगी, काफिरों का सर काटेंगे। और वो दोनों फिर गए सीरिया और IS से लड़ते लड़ते दोनों मारे गए। तो मतलब ये जिसको दिग्विजय सिंह जी निर्दोष बता रहे थे, वो सीरिया कैसे पहुंच गए, नेपाल से पाकिस्तानी पासपोर्ट पर, पाकिस्तान कैसे नेपाली पासपोर्ट पर पहुंच गए। तो इतना बड़ा ये वोट बैंक की राजनीति पर कहाँ तक गिर सकते हैं, इससे शर्मनाक चीज़ कोई हो नहीं सकता। आपने बात करी अभी कि किस तरीके से सपा ने और कांग्रेस ने राजनीति की। अब चूंकि मामला अदालत का फैसला आ चुका है, उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव है, बीजेपी भी तो इस मुद्दे पर राजनीति करेगी। इस बाटला एनकाउंटर का जो फैसला आया है कि हमने बिल्कुल सही कहा था, तो बीजेपी भी राजनीति करेगी। देखो ऐसा है, राजनीतिक पार्टी तो और राजनीतिक लाभ उठाती है, उठाना भी चाहिए भाई। अगर ये घटना, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं तो जब रिटायर हुआ तब भी बोला, बीजेपी तो अब आया हूँ, सांसद तो अब आया हूँ, लेकिन जैसे मैं 30 नवंबर 2014 को मैं रिटायर हुआ, उसके बाद मैंने बहुत बोला है। तो ये चीज़ें हम तो एक्सपोज कर रहे हैं, बीजेपी एक्सपोज कर रही है कि जनाब आपने आतंकवादियों के पाले हैं, आपने क्रिमिनल्स को पाले हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी को प्रणाम करता हूँ, जो कभी नहीं हुआ। मेरे भी 37.5 साल से ज़्यादा पुलिस कैरियर रही, लेकिन कानून व्यवस्था में जिस तरह उन्होंने मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, अनिल दुजाना, सुनील राठी, जितने बड़े, विजय मिश्रा तो विधायक है, सब जेल में। उनके जो सबसे बड़ी चीज़ आर्थिक कमर तोड़ी गई, वो योगी आदित्यनाथ का ही दम था। आप पढ़ते होंगे, आज वो माल गिरा दिया गया, आज वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग गिरा दी गई। योगी आदित्यनाथ ने ध्वस्त किया आर्थिक कमर। और एक चीज़ और कहूँगा, कानून व्यवस्था आपने कहा, कहीं झगड़ा झंझट होता है तो बस जला दो, पोस्ट ऑफिस जला दो, आप जा रहे हैं आपकी गाड़ी भी जला दो, जो CM किया उन्होंने। योगी आदित्यनाथ ने ये किया कि जो नुकसान हुआ है उसका हम वसूली करेंगे और वसूली करवा लिया। पहले लोगों का था जन्म सिद्ध अधिकार है, बस जला देंगे, ये कर देंगे, कुछ नहीं। और सपा और कांग्रेस की सरकारें थी, वो मुकदमे वापस ले लेती थी। मैं मुरादाबाद का किस्सा जानता हूँ। 6 जुलाई 2011 राज जो है इलेक्शन मोड में था, मैं तब इसे डायरेक्टर जनरल था। वहाँ पर समाजवादियों ने क्या किया, एक जगह वहाँ है, एक मुस्लिम लड़की के साथ छेड़छाड़, मुस्लिम लड़के ने किया। पुलिस गई पकड़ी, तब तक क्या हुआ किया कि साहब धार्मिक पुस्तक गिरा दिया। अब उसमें इकट्ठा हो गए बवाल। ये अशोक कुमार सिंह हमारे DIG रैंक के SSP थे, DM गए और उसके बाद हमला उनके ऊपर, DM भाग गए और उसके बाद उनका एक PRO और अशोक कुमार सिंह, इनको मरा समझ कर छोड़ा था। मैं उस रात मेरठ काम कर रहा था, दंगा होते होते बचा और इनके लोगों ने 8-10 जगह तोड़ फोड़ किए, पुलिस PSC के गाड़ियाँ जलाईं, चौकी जलाया, थाना जलाया, लूट किया। और उसके बाद हमने इसमें चार्जशीट लगाई इस केस में। फिर अखिलेश यादव जी 2012 में सरकार में आते हैं और जिसमें DIG को मरा समझ कर छोड़ा, तो उस आदमी का अब तक इलाज चल रहा है, अभी हाथ उसके पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। उस केस को अखिलेश सरकार ने वापस लिया, वो भी अदालत नहीं मानी। और जनाब जिसमें पुलिस मुकदमा लिखा रही है कि हमारी गाड़ी जला दिया,
पुलिस का मुकदमा, भाई बाकी गवाह तो तोड़ लोगे, लेकिन जो पुलिस ने लिखाया है, पुलिस के वाहन तोड़ दिए, जला दिया, पुलिस की ट्रक जला दी, थाने में से राइफल कारतूस लूट लिए, बरामद हुए, तमाम केसेस को अखिलेश सरकार ने क्लोज करवा दिया। तो ये एक डीआईजी की इनके लिए कोई जान की कीमत नहीं, कोई जान की कीमत नहीं। तो इस तरह इस हद तक ये करते हैं। और वास्तव में जो पुलिस का मनोबल तोड़ा गया समाजवादी पार्टी की सरकार में, मथुरा में एक एसपी मारा गया, एसओ मारा गया, एक हमारा डीएसपी था प्रतापगढ़ में को मारा गया। वहाँ तो उस समय तो अखिलेश सरकार में ये था कि क्रिमिनल गोली चलाना है, पुलिस गोली चलाती नहीं थी। AK-47 फतेहगढ़ में एक इंस्पेक्टर साहब को तमंचे से मार लिया और पुलिस की गोलियां नहीं चली। आज ये योगी सरकार में और जो मैंने किया है, हमें अधिकार है कि मेरे ऊपर हमला होता है जानलेवा तो हम भी गोली चलाएंगे, गोली का बदला गोली। और ये जो योगी सरकार में चल रहा है, आज तमाम मारे भी गए हैं, आर्थिक कमर तोड़े। आपने जो मुख्तार अंसारी की बात करी, वो तो सरकार को गच्चा देने में सफल हो रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, मुख्तार अंसारी बता दूँ, मुख्तार अंसारी का राज चलता था। मुख्तार अंसारी 91 में जब कल्याण सिंह की सरकार आई तो भागा, और भाग कर ये दिल्ली होते हुए चौटाला गांव में गए, फेमस गांव है, बगल में पंजाब लगा हुआ, अबोहर ये सब। और उसी दौरान मुख्तार अंसारी का पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी लिंक हुआ, और उसमें 2 क्रिमिनल जुड़े जो कर्नाटक पढ़े थे, जसविंदर राकी, प्रभजोत डिम्पी। जितना इसके 12-14 AK-47 से प्रभजोत डिम्पी ने दिया है। इस गैंग का सिग्नेचर वेपन है .45 पिस्टल, AK-47, वो सब प्रभजोत डिम्पी ने दिया था, जो 2006 में पंचकुला मारा गया। जसविंदर राखी तो भी 2016 मारा गया है। और राजवीर रमाला, रविंदर भूरा, ये सब जितने वेस्टर्न यूपी हरियाणा क्रिमिनल थे। और उस समय मुख्तार अंसारी दिल्ली में किडनैपिंग में रैंसम लेते पकड़ा गया था, 10 साल की सज़ा हुई थी, बाद में छूट गया। जब सपा सरकार आई तो गाजीपुर जेल में राज चलता था इनका, और मैं IG लॉ एंड ऑर्डर था। सबको मालूम था कि क्रिमिनल जो हैं वो सब इकट्ठा आ गए हैं इनके घर में। एक थानेदार पकड़ सकता है, लेकिन एक कप्तान साहब थे कि साहब DG साहब से पूछ लो, DIG साहब से पूछ लो। और साहब उन सब क्रिमिनल ने, कृष्णानंद राय जो विधायक थे, उनको मार दिया। 67 गोलियां लगी थी। इसके अलावा मुख्तार अंसारी जैसे ये प्लान किया, उसके पहले गाजीपुर जेल से फतेहगढ़ जेल में पहुंच गया। एक और बताता हूँ, ऐसा हुआ, मुख्तार ने 2004 की बात है, इसने सोचा कि बुलेट प्रूफ गाड़ी चलता है तो लाइट मशीन गन हमारा बड़ा ज़बरदस्त हथियार होता है, वो चाहिए। तो इसका गनर था मुन्नर यादव, जो रिटायर होकर बनारस में रह रहा था। उसको उसके भांजे को मोटिवेट किया और राष्ट्रीय राइफल से फौज से लाइट मशीन गन लेकर आ गया। लाइट मशीन गन हमारा एरिया वेपन है, 550 राउंड पर मिनट फायर करता है, और हम उसको 500 मीटर पर से मार सकते हैं। वो जब गन आ गए, मेरे एक DSP थे शैलेंद्र प्रताप सिंह STF के, उसको सूचना मिली, उसने मुन्नर यादव, उसके भांजे जो फौजी भगोड़ा था, गिरफ्तार कर लिया, लाइट मशीन गन। और चूंकि मुख्तार अंसारी की डेली बात होती थी, वो लिंक था, तो उस समय पोटा का मुकदमा कायम, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, जो अटल जी की सरकार में बनी थी, जो कांग्रेस ने आते ही उसको ख़त्म किया। पहले टाटा ख़त्म किया, उनका चुनावी वादा भी था। जी हाँ, पहले इन्होंने टाटा ख़त्म किया, कांग्रेसी लेट गए, पंजाब का आतंकवाद ख़त्म हो रहा था, कश्मीरी पंडित भगा दिए गए थे, उनका कत्लेआम हो रहा था, और टाटा को 96 में करके ममता बनर्जी भी शामिल थी, कांग्रेस में थे, वापस ले लिया। पोटा में मुकदमा कायम हो गया। मैं उस समय IG लॉ एंड ऑर्डर था, हमसे क्राइम से मतलब नहीं था, लेकिन था तो DG ऑफिस में। साहब उस अफसर को, इनके एक खास अफसर थे ADG रैंक के, मैं एक चश्मदीद गवाह इतना गाली दिया उसको कि जैसे उसने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। मुख्तार अंसारी मुकदमा कायम कर लिया टाटा का। और साहब वो लड़का इतना डिस्गस्टेड, आउट ऑफ डिस्गस्ट, उसने मार्च 2004 में इस्तीफा दे दिया, यंग लड़का। और साहब जब ट्रायल हो, चूँकि मुकदमा कायम हो गया है, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन होगा ही, और इन्वेस्टिगेशन में देशद्रोह में पोटा टाडा इन सब में सरकार के पास आती है अप्रूवल के लिए। मेन पर्पस था कि मिसयूज ना हो, और जाती है फाइल मुख्यमंत्री को। मुलायम सिंह जी ने
मुख्तार अंसारी का प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं दिया, और उसके मुन्नर यादव उनका गनर था मुख्तार का, और उसका मुन्नर का भांजा, दोनों 10-10 साल की सज़ा हो गई। और मुलायम सिंह ने मुख्तार अंसारी को प्रोसिक्यूशन तक का नहीं दिया, और उसी ने इतना मनोबल बढ़ा कि 7-8 महीने में कृष्णानंद राय को मार दिया। तो ये जो वहाँ जब ये इसके बाद आते हैं, ये भागे, इसका लिंक डेवलप हुआ। और यहाँ तो देखिए 2005 से ये जेल में है, और उसके बाद जब सपा सरकार रहती थी तो उसका आशियाना आगरा जेल में, बनारस जेल, गाजीपुर जेल में तो डीएम एसपी इसके साथ बैडमिंटन खेलने जाते थे। मछली का तालाब बना रखा था, पूरा गैंग वहाँ रहता था। और मैक्सिमम उस समय कमाई, चाहे गाय की कटान जो बांग्लादेश जाती हो, खनन हो, जितना पैसा जेल में रह करके ओपन एक जेल के बैरक को आशियाना बना लिया। तमाम यहाँ जो 3-3 लाख के इनामिया थे एनसीआर में, दिल्ली में वो जाकर के यहाँ ओपन वहाँ रहते थे। तो ये जो हाल रहा, अब जब ये हुआ जोगी सरकार आ गई, इनको किया चित्रकूट जेल था। अब वो सुविधा तो थी, जोगी देंगे नहीं, तो पता चला उन्होंने बहाना बनाया, हार्ट अटैक हो गया, इनकी पत्नी भी पीजीआई लाए गए, कुछ नहीं हुआ। फिर इन्होंने क्या किया, एक फर्जी केस पंजाब में कि मुख्तार अंसारी ने एक व्यापारी को हड़काया चौथ लेने के लिए, मुकदमा कायम हो गया। वहाँ से वारंट आया और यूपी पुलिस ने इनोसेंटली कि भाई वारंट, हमें कोर्ट के आर्डर का सम्मान करना, दे दिया। और दे करके अब वहाँ बैठे हैं। हमारे 1.5 दर्जन केस ट्रायल पर चल रहे हैं। और अभी 4-5 दिन पहले ये देखा, 2014 एक मजदूर का मर्डर हुआ था, संभवतः दिलीप कुमार। पंजाब पुलिस उसको खोलती है और मुख्तार को उसमें नाम खोल देती है। बेचारा उस केस का मुद्दई कहता नहीं साहब हमने तो कोई कंप्लेंट नहीं की। तो बेशर्मी की हद है। अब एक चीज़ और बता दूं, मुख्तार के दोनों लड़के उमर और अब्बास, दोनों जो है, जो सत्ता का परिवार है, उस परिवार के एक मेंबर के साथ दोनों शूटिंग करने जाते हैं, खिलाड़ी हैं। और उसी परिवार ने वहाँ इनको मकान दिया है पंजाब में, जहाँ मुख्तार अंसारी परिवार रह रहा है। जितने गुर्गे सब चंडीगढ़ पंचकुला पहुँच गए हैं रियल एस्टेट में, ज़मीनें खरीद करके, पंजाब के सरकारी ठेके और तमाम नेताओं के सहयोग से। तो ये है इस समय बिल्कुल बिजनेस लिंक स्थापित हो गया है। और एक अभी पंजाब का मंत्री जाता है, जेल मंत्री लखनऊ, और उसको मुख्तार के लोग रिसीव करते हैं। वो जाकर मुख्तार के परिवार के लोगों को मिलता है। तो एक इतने बड़े अपराधी से कांग्रेस का, और ख़ासकर अमरिंदर सिंह जो एक फौजी भी हैं, इतना बड़ा प्रेम एक क्रिमिनल से उन्हां के विरोधी पार्टियां उसको कर रही हैं। क्यों रखे हो, अकाली दल का रहा है। लेकिन बेशर्मी की हद है, क्योंकि अब लिंक हो गया है बिजनेस, पैसा, और गैंग है, कोई टारगेट पर है, तो बहुत आसान है मुख्तार अंसारी के लिए। और हमने देखा कि किस तरीके से मोहन चंद शर्मा जी की शहादत को पूरे देश ने नमन किया, और ये फैसला आया तो सबने इसका स्वागत भी किया है, पुलिस बल का मनोबल भी बढ़ाया। वहीं दूसरी तरफ हम महाराष्ट्र पुलिस की अगर बात करें, चूँकि आप पुलिस के आला अधिकारी रहे हैं, तो जानते हैं कि कोई सस्पेंड है तो उसको किन परिस्थितियों में उसका बहाली होती है। अब सचिन वाजे की बात करते हैं, ये जो सारा प्रकरण चल रहा है, कैसे देखते हैं आप इसको? क्या पुलिस वाले राजनीतिक मोहरे के रूप में भी उपयोग किए जाते हैं? बिल्कुल, यहाँ तो क्लियर कट उपयोग है। संजय वाजे जो हैं, सचिन वाजे, वो जा कर के ज्वाइन करते हैं शिवसेना के राजनीति का करते हैं, सस्पेंड होते हैं। सरकारी नौकरी में, स्पेशली पुलिस के उसमें आप राजनीति नहीं कर सकते, उसी समय उनको बर्खास्त हो जाना चाहिए। और फिर आ करके माननीय उद्धव ठाकरे जी, जो क्रिमिनल टाइप का आदमी था, जो आपकी राजनीति कर रहा, उसको दोबारा पुलिस में लाते हैं। और उन्होंने जो टारगेट दिया कि बीजेपी को टारगेट करके वो ऐसे केसेस करे, तंग करे। अब वो जो गाड़ी मिली, जो अंबानी जी के घर के सामने मिली, जिस तरह उस ओनर का मर्डर हुआ, जिस तरह वो गाड़ी आदमी इस्तेमाल करता रहा, तो बड़ा ओपन लिंक है। एनआईए ने उसको जेल भेजा है, और इसमें तमाम चीज़ें इसकी निकलेंगी। लेकिन उद्धव ठाकरे जी ने जो किया है वो बड़ा इसके ऊपर बयान भी दिया कि सचिन वाजे ओसामा बिन लादेन नहीं है। अरे साहब, क्रिमिनल हैं, ये प्रूव हो गया है। और तुम एक शिवसेना के कार्यकर्ता को बहाल करके दूसरा वर्दी पहनाते हो, इससे बड़ा शर्मनाक चीज़ और
कोई हो नहीं सकती और इसका खामियाजा तो उद्धव ठाकरे जी को भुगतना पड़ेगा। जी धन्यवाद श्री बिजलाल जी। तो ये थे श्री बिजलाल जी जिन्होंने आंकड़ों के साथ तथ्यों के साथ बताया कि किस तरीके से बाटला को लेकर राजनीति हुई थी उस दौरान, चूंकि पुलिस के आला अधिकारी थे उत्तर प्रदेश में, तो काफ़ी कुछ चीज़ें सामने रखी हैं। उम्मीद है इस कार्यक्रम से दर्शकों को बाटला एनकाउंटर और उस समय उत्तर प्रदेश और देश में क्या स्थिति थी इसका पूरा का पूरा विवरण मिला होगा। तो यह थी बाटला हाउस मुठभेड़ और सचिन वाजे पर आंखें खोलती प्रभा साक्षी की खास रिपोर्ट। जहां तक बाटला हाउस मुठभेड़ में दोषी करार दिए गए आरिज खान की बात है तो आपको बता दें कि वह घटना स्थल से भाग निकला था और उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। आरिज खान को 14 फरवरी 2018 को पकड़ा गया और तब से उस पर मुकदमा चल रहा था। शहीद पुलिस अधिकारी मोहन चंद शर्मा की पत्नी माया शर्मा ने अदालत के फैसले के बाद कहा है कि मैं न्यायपालिका को धन्यवाद देना चाहती हूं। 13 साल के संघर्ष के बाद हमें बड़ी राहत मिली है। अदालत ने हमारे साथ इंसाफ किया है। अब तक हम बस देखो और इंतजार करो की स्थिति में थे।